फरवरी 2018 दुबई के एक आलीशान होटल से खबर आती है जिसने पूरे भारत को मतलब सख्ते में डाल दिया। जी बिल्कुल। बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं थी। हाँ, और जो शुरुआती खबरें आईं उनमें कहा गया कि मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, जो दुखद था लेकिन फिर भी समझ में आने लायक था। बिल्कुल, लेकिन फिर कुछ ही घंटों के अंदर दुबई पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियल रीजन बताया गया, उसने तो जैसे सबको और भी ज्यादा चौंका दिया। दुर्घटनावश डूबना। होटल के कमरे के बाथटब में दुर्घटनावश डूबना। ये शब्द आज भी सुनने में बहुत अजीब लगते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है उनमें श्रीदेवी के पति बोनी कपूर का पुलिस को दिया गया बयान है, उनका एक इंटरव्यू है, दुबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी है, इस मामले पर हुई ऑनलाइन चर्चाएं और यहाँ तक कि डूबने की घटनाओं पर एक वैज्ञानिक विश्लेषण भी शामिल है। तो हमारा मकसद यहाँ किसी नतीजे पे पहुँचना या कोई फैसला सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस इन सभी स्रोतों में मौजूद जानकारी को एक साथ रखकर इस पहेली के हर हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया, कौन से सवाल उठाए गए जो आज तक अनसुलझे हैं, और कौन सी बातें इस दुखद घटना को एक रहस्य बनाए हुए हैं। तो चलिए इस मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले उस रात की टाइमलाइन को समझते हैं। जैसा कि आधिकारिक तौर पर बताया गया, श्रीदेवी दुबई में एक पारिवारिक शादी के लिए गई थीं। हाँ, अपने भतीजे की शादी के लिए। शादी के बाद बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी वापस भारत आ गए, लेकिन श्रीदेवी ने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया, शायद शॉपिंग के लिए। सही। फिर 24 फरवरी 2018 को बोनी कपूर अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए वापस दुबई पहुंचते हैं। एक मिनट, ये एक सरप्राइज विजिट थी? मतलब श्रीदेवी को पता नहीं था कि वो आ रहे हैं? जी, उनके बयान के मुताबिक ये एक सरप्राइज था। वो शाम को होटल के कमरा नंबर 2201 में दाखिल हुए। यहीं से कहानी थोड़ी फिल्मी लगनी शुरू हो जाती है। खैर, आगे क्या हुआ? बयान के अनुसार दोनों ने करीब आधे घंटे तक बातें की। फिर उन्होंने डिनर पर बाहर जाने का प्लान बनाया। श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम चली गई और बोनी कपूर कमरे में बैठकर टीवी देखने लगे। हाँ, भारत और दक्षिण अफ्रीका का कोई क्रिकेट मैच देख रहे थे। इंतजार। और फिर उनके मुताबिक जब 15-20 मिनट गुजर गए और श्रीदेवी बाहर नहीं आई तो उन्होंने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं मिला। फिर दरवाजा खटखटाया, तब भी कोई जवाब नहीं। इसके बाद उन्होंने दरवाजे को धक्का देके खोला तो उन्होंने देखा कि श्रीदेवी पानी से भरे बाथटब में थी, पूरी तरह डूबी हुई, बिना किसी हरकत के। ये सीन सोचकर ही अजीब लगता है। तो उस वक्त बोनी कपूर ने क्या किया? पहला फोन किसको किया? उनके बयान के मुताबिक उन्होंने श्रीदेवी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो होश में नहीं आई तो उन्होंने सबसे पहले अपने एक दोस्त को फोन किया जो पास में ही रहता था। डॉक्टर या एम्बुलेंस को नहीं? नहीं, पहले दोस्त को, उसके बाद होटल के स्टाफ और इमरजेंसी डिपार्टमेंट को सूचित किया गया। यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि कहानी का एक दूसरा एंगल भी तो है जो इस पूरी टाइमलाइन पर ही सवाल खड़ा कर देता है ना? बिल्कुल। हमारे स्रोतों में होटल के एक सर्विस स्टाफ के सदस्य का एक कथित बयान भी शामिल है। और ये कहानी बोनी कपूर के बयान से बिल्कुल मेल नहीं खाती। क्या कहा था उस स्टाफ मेंबर ने? इस दूसरे बयान के अनुसार उस शाम श्रीदेवी ने रूम सर्विस में पानी का एक ग्लास मंगवाया था। जब स्टाफ सदस्य पानी लेकर पहुंचा और काफी देर तक दरवाजे की घंटी बजाई तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो फिर उसने क्या किया? कुछ देर इंतजार के बाद उसने प्रोटोकॉल के तहत मास्टर की से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। और उसने क्या देखा? उसके मुताबिक उसने श्रीदेवी को बाथरूम के फर्श पर बेहोशी की हालत में पाया, बाथटब में नहीं। क्या? बाथरूम के फर्श पर? हाँ, और सबसे जरूरी बात, उस स्टाफ सदस्य ने यह दावा किया कि उस वक्त श्रीदेवी की सांसें चल रही थी। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। एक कहानी में वो बाथटब में मिलती हैं डूबी हुई, और दूसरी में बाथरूम के फर्श पर और जिंदा। हाँ बिल्कुल, और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर उनकी सांसें चल रही थीं तो उन्हें बचाने में देरी क्यों हुई? तो पुलिस ने इस बारे में कुछ नहीं किया? नहीं, दुबई पुलिस ने अपनी जांच में होटल स्टाफ के इस बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, या यूं कहें कि इसे आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। उनकी पूरी जांच बोनी कपूर के बयान के आधार पर ही आगे बढ़े। अच्छा, तो एक तरफ बोनी कपूर का बयान है और दूसरी तरफ होटल स्टाफ की ये बिल्कुल अलग कहानी। ऐसे में सबकी नजरें फॉरेंसिक रिपोर्ट पर थीं कि वो इस पहेली को सुलझाएगी। उस रिपोर्ट में क्या निकला? दुबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने मौत की वजह दुर्घटनावश डूबना ही बताई। मतलब एक्सीडेंटल ड्राउनिंग? जी, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनके खून में अल्कोहल के अंश मिले थे। थियरी ये दी गई कि शायद नशे की हालत में उनका संतुलन बिगड़ गया और वो बाथटब में गिर गईं और होश खो बैठी। लेकिन इसी रिपोर्ट ने कई और सवाल खड़े कर दिए, जिन्हें सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। हाँ बिल्कुल।
हमारे एक स्रोत के मुताबिक भारत में याचिकाकर्ता सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा उठाया था जो सुनने में बहुत अजीब है। श्रीदेवी की लंबाई 5 फीट 7 इंच थी। हाँ, और होटल का उस बाथटब की लंबाई सिर्फ 5 फीट 1 इंच बताई गई। 1 मिनट, क्या मतलब बाथटब उनकी अपनी हाइट से आधा फुट छोटा था? जी। कोई वयस्क इंसान ऐसे टब में पूरी तरह कैसे डूब सकता है जब तक कि वो खुद कोशिश ना करे या कोई भारी ताकत ना हो? ये बात तो मतलब फिजिक्स के हिसाब से ही समझ के बाहर है। बिल्कुल, यही सवाल बहुत से लोगों ने उठाया। यहाँ तक कि केरल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डीजीपी ऋषिराज सिंह ने भी दावा किया था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था उनके बारे में। उन्होंने अपने एक दोस्त जो एक फोरेंसिक सर्जन थे का हवाला देते हुए ये कहा कि कोई व्यक्ति 1 फीट गहरे पानी में भी तब तक नहीं डूब सकता जब तक कोई उसके दोनों पैर पकड़कर उसके सिर को पानी में जबरदस्ती डुबोए न रखे। ये तो बहुत बहुत गंभीर बात है। मतलब एक टॉप पुलिस ऑफिसर सीधे सीधे हत्या की तरफ इशारा कर रहा था। हाँ, हालांकि ये उनका निजी विचार था, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं, लेकिन इसने शक को और गहरा कर दिया। और एक सवाल टाइमिंग को लेकर भी है। बोनी कपूर के बयान पर वापस चलते हैं। उन्होंने आपात स्थिति में डॉक्टर या पुलिस को फोन करने के बजाय पहले अपने दोस्त को फोन क्यों किया? ये बात भी खटकती है। ऐसी पैनिक सिचुएशन में इंसान का पहला रिएक्शन क्या होता है? एम्बुलेंस बुलाना, मदद के लिए चिल्लाना? सही बात है, दोस्त को फोन करके उसका इंतजार करना, इसमें तो कीमती वक्त बर्बाद हुआ होगा ना? उस नाजुक घड़ी में हर एक पल कीमती होता है। इस देरी की कोई साफ वजह आज तक सामने नहीं आई। यह उन अनसुलझे सवालों में से एक है जो इस मामले को और भी रहस्यमयी बना देता है। जाहिर है, जब किसी हाई प्रोफाइल मामले में इतने सारे अनसुलझे सवाल हों, विरोधाभासी बयान हों, तो अटकलों और कॉन्स्पिरेसी थियरीज का बाजार गर्म होना तो लाजमी है। बिल्कुल। ऑनलाइन फोरम और मीडिया में कई तरह की थ्योरी सामने आई। सबसे सनसनीखेज अटकल तो एक कथित बीमा पॉलिसी को लेकर थी। हाँ, एक याचिका में दावा किया गया कि श्रीदेवी के नाम पर ओमान में 240 करोड़ रुपए की एक बीमा पॉलिसी थी। 240 करोड़? और उसमें ऐसा क्या खास था? याचिका के अनुसार उस पॉलिसी की एक अजीब शर्त ये थी कि ये रकम नॉमिनी को तभी मिलेगी जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी। ये तो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है। लगता तो है, लेकिन यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये सिर्फ एक दावा था। हाँ, और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर स्वतंत्र जांच की याचिका को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया था। बिल्कुल, इसे आधिकारिक तथ्य नहीं माना जा सकता। इसके अलावा हमारे स्रोतों में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडिट पर हुई चर्चा का भी जिक्र है जो काफी वायरल हुई थी। अच्छा, उसमें क्या था? एक यूजर ने दावा किया कि उनका एक डॉक्टर दोस्त दुबई में था और उसने ऑटोप्सी में सहायता की थी। उसका दावा था कि श्रीदेवी के शरीर में अल्कोहल के अलावा कोकेन की भी काफी मात्रा पाई गई थी, जिसे आधिकारिक रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। जी। पर ये एक जरूरी फर्क है ना? रेडिट या ऑनलाइन फोरम पर कोई भी गुमनाम रहकर कुछ भी दावा कर सकता है। जब तक आधिकारिक रिपोर्ट में इसका जिक्र ना हो, इसे सिर्फ एक अफवाह ही मानना चाहिए। सही कहा। दुबई की ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ अल्कोहल का जिक्र है, किसी और ड्रग्स का नहीं। खैर, अब एक और पहलू पर आते हैं जो अटकल नहीं है, बल्कि बोनी कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा कि श्रीदेवी अच्छा दिखने और स्लिम रहने के जबरदस्त दबाव में रहती थीं। हाँ, एक सुपरस्टार होने का प्रेशर। उन्होंने बताया कि श्रीदेवी अक्सर क्रैश डाइट करती थीं, कई बार सिर्फ सलाद खाकर या भूखी रहकर वजन कंट्रोल करती थीं। और वो खाने में नमक से भी परहेज करती थी ताकि शरीर में वाटर रिटेंशन ना हो और चेहरा पतला दिखे। और इसका उनकी सेहत पर क्या असर पड़ रहा था? इसकी वजह से उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई थी। वो पहले भी कई बार चक्कर खाकर बेहोश हो चुकी थी। अच्छा। बोनी कपूर ने बताया कि एक बार तो वो बाथरूम में इसी वजह से गिर पड़ी थी और उनके दांत भी टूट गए थे। हाँ, ये सुनना कितना दुखद है। हम उन्हें पर्दे पर एक सुपरस्टार की तरह देखते हैं, हमेशा परफेक्ट, लेकिन पर्दे के पीछे वो बस एक इंसान थी जो परफेक्ट दिखने के लिए अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रही थी। बिल्कुल, ये हमें शोबिज़ की उस अंधेरी सच्चाई की ओर ले जाता है जहां खासकर अभिनेत्रियों पर हमेशा जवान और खूबसूरत दिखने का जबरदस्त दबाव होता है। ऑनलाइन चर्चाओं में उनकी कई कॉस्मेटिक सर्जरीज और बॉडी डिस्मॉर्फिया का भी जिक्र हुआ था। हाँ, बॉडी डिस्मॉर्फिया यानी एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें इंसान को अपने शरीर में ऐसे दोष दिखाई देते हैं जो असल में होते ही नहीं है। ये दिखाता है कि इस चमक दमक के पीछे एक गहरा संघर्ष भी छिपा हो सकता है। तो अब हमारे पास कई थ्योरीज हैं, दुर्घटना, हत्या की आशंका और इंडस्ट्री का दबाव। चलिए इसे एक वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं।
हमारे पास होमिसाइड बाय ड्राउनिंग यानी डूबने से हत्या पर एक वैज्ञानिक शोध पत्र भी है। वो क्या कहता है? वो शोध पत्र बताता है कि वयस्कों की हत्या डुबोकर करना, खासकर बाथटब में, बहुत रेयर होता है। क्यों? ऐसा क्यों? वजह सीधी है। एक होश में मौजूद वयस्क को डुबोने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है और वो संघर्ष करेगा। ऐसे में शरीर पर चोटों और संघर्ष के निशान मिलना लगभग तय है। लेकिन अगर पीड़ित किसी वजह से बेबस हो, जैसे कि बहुत ज्यादा नशे में हो, तब क्या होगा? यही वो बिंदु है जहां यह मुश्किल हो जाता है। शोध कहता है कि अगर पीड़ित पहले से ही इनकैपेसिटेट हो, यानी बेबस या बेहोश हो, तो हत्या को दुर्घटना की तरह दिखाना संभव हो सकता है। और सच का पता लगाना एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। तो फिर वो पता कैसे लगाते हैं? क्या कोई खास टेस्ट होता है? हाँ, एक बहुत ही खास टेस्ट होता है जिसे डायटम टेस्ट कहते हैं। डायटम? ये क्या होता है? डायटम पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म शैवाल यानी माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं, जो हर तरह के पानी में मौजूद होते हैं, नदी, तालाब और यहाँ तक कि होटल की पानी की टंकी में भी। अच्छा, तो इसका मौत की वजह पता लगाने से क्या लेना देना है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति पानी में जिंदा डूबता है तो वो सांस लेने की कोशिश करता है और पानी उसके फेफड़ों में भर जाता है। उस पानी के साथ ये डायटम भी शरीर में चले जाते हैं। और फिर ब्लड सर्कुलेशन के जरिए? बिल्कुल, ब्लड सर्कुलेशन के जरिए शरीर के अंदरूनी अंगों जैसे बोन मैरो या किडनी तक पहुंच जाते हैं। अगर ऑटोप्सी में ये डायटम इन अंगों में मिलते हैं तो यह इस बात का मजबूत सबूत होता है कि व्यक्ति पानी में जाने के समय जिंदा था। मतलब ये साबित हो जाता है कि मौत डूबने से ही हुई है। और अगर किसी को मार के पानी में डाला जाए तो उसके शरीर में ये डायटम नहीं मिलेंगे। सही, क्योंकि मरने के बाद सर्कुलेशन बंद हो जाता है। लेकिन हमारा स्रोत ये भी साफ करता है कि यह टेस्ट भी 100% अचूक नहीं है। अच्छा। हाँ, कई बार कंटामिनेशन की वजह से इसके नतीजे गलत भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि फोरेंसिक विज्ञान के शिखर पर पहुंचने के बावजूद ऐसे मामलों में शक और अनिश्चितता की गुंजाइश हमेशा बनी रह सकती है। और शायद यही वजह है कि दुबई पुलिस ने अपनी जांच को दुर्घटनावश डूबने के निष्कर्ष पर ही बंद कर दिया। उनके पास हत्या साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। बिल्कुल, जब सबूत सीधे और स्पष्ट न हो तो निष्कर्ष अक्सर परिस्थितियों और दिए गए बयानों पर ही निर्भर करता है। तो अंत में हमारे पास क्या है? एक आधिकारिक निष्कर्ष, दुर्घटनावश डूबना, और दूसरी तरफ एक विरोधाभासी कहानी, भौतिकी के नियमों को चुनौती देते सवाल, मकसद को लेकर कई अटकलें। और एक फोरेंसिक साइंस जो शायद हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती। यही इस केस का सार है। दुबई अधिकारियों ने इस केस को बंद कर दिया और भारत में आगे की जांच की मांग खारिज हो गई। तो आधिकारिक रिकॉर्ड वही है जो बताया गया, एक दुखद दुर्घटना। जी। लेकिन जनता के मन में जो सवाल है वो आज भी जिंदा है। तो आखिर में ये मामला 3 बड़ी सच्चाइयों को उजागर करता है। पहली, फोरेंसिक साइंस हमेशा हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती। दूसरी, सेलिब्रिटी की दुनिया में परफेक्ट दिखने का दबाव कितना खतरनाक हो सकता है। और तीसरी, जब आधिकारिक कहानी पर शक हो तो जनता अपनी कहानी खुद कर लेती है, चाहे वो सच हो या ना हो। बहुत अच्छी तरह से समझाया। ये तीनों बिंदु इस केस की जटिलता को दर्शाते हैं। यहाँ एक अजीब और मार्मिक संयोग पर विचार करना दिलचस्प है जी। जो इस कहानी को एक अलग ही मोड़ देता है। श्रीदेवी की मौत से कुछ महीने पहले रिलीज हुई उनकी 300वीं और आखिरी फिल्म थी मॉम। हाँ, वो एक बहुत ही दमदार फिल्म थी। उस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी मां का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी के बलात्कारियों से बदला लेने के लिए कानून को अपने हाथ में ले लेती है, क्योंकि सिस्टम उसे न्याय नहीं दे पाता। और उस किरदार के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। है ना? ये एक अजीब विडंबना है। हाँ, कि उनकी आखिरी ऑन स्क्रीन भूमिका न्याय के लिए लड़ने वाली एक मां की थी और उनकी अपनी मौत के पीछे की सच्चाई को लेकर जनता के मन में आज भी एक अधूरे न्याय की तलाश बाकी है। ये एक ऐसा विचार है जो